नमस्ते. आपण जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यवतमाळ आणि एकलव्य अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने समाजकार्य क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा या विषयावर YouTube लाईव्ह झूम लाईव्हच्या अंतर्गत कार्यक्रम घेतोय. तुम्ही म्यूट झालाय प्रशांतजी. ओके, येस मॅडम, आता येतोय? हो येतोय. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यवतमाळ आणि एकलव्य अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा YouTube लाईव्ह कार्यक्रम घेण्यात येतोय. आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे समाजकार्य क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माननीय विद्यासागर शितोळे मॅडम, सहाय्यक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यवतमाळ, यांना मी विनंती करतो की आपण प्रास्ताविकाला सुरुवात करावी. नमस्कार, माझा येतोय ना? नमस्कार. हा, येतो मॅडम. आणि त्यांचं थोडस इंट्रोडक्शन करून देते. त्या सध्या अर्बन प्रॅक्टिशनर, रिसर्च स्कॉलर ऍट सेंट्रल फॉर अर्बन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग IITB इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे मध्ये आहेत. आणि एज्युकेशन जर त्यांचं पाहिलं तर डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी PhD मध्ये झालेल्या PhD झाल्या आहे. सेंटर फॉर अर्बन सायन्स इंजिनिअरिंग हा त्यांचा विषय होता. MA इन सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन अँड डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिस. वेस्ट बेंगॉलचा आणि यामध्ये एक्सचेंजर आहे तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे टीचिंग असिस्टंट आणि रिसर्च स्कॉलर्स म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. आता एवढं जर आपण पाहिलं तर त्यांनी कुठेही म्हणजे याच्यामध्ये त्यांचं IIT मध्ये जेव्हा त्यांचं लेक्चरशिप करणं म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेची जाणीव आपल्याला होते. आणि अशा प्रमुख पाहुण्यांचं आपल्याला आज मार्गदर्शन मिळणार आहे. आणि हे मार्गदर्शन आज पूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. आणि याच्यामध्ये जेवढ्या पद्धतीने त्यांचं आपल्याला मार्गदर्शन प्राप्त होईल, सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपल्याला काय करिअरचे स्कोप आहे, आपण काय डेव्हलपमेंट करू शकतो आणि याच्यातनं आपल्याला बेरोजगारांना काही ज्या रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील, तर हे एकदमच आपल्याला लाभदायक होईल असं मला वाटतं. आणि पुढची या कार्यक्रमाची धुरा मी प्रशांत सांकडे आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्या बॅनर्जी मॅडम भेटलेले आहेत तर त्यांच्याकडे सोपवत आहे. एवढे बोलून मी पुढचे हे करेन. धन्यवाद मॅडम. या ठिकाणी आपल्याला लाभलेल्या बॅनर्जी मॅडम, आपणास मी विनंती करतो की या ठिकाणी जे जॉईन झालेले आहेत विद्यार्थी यांना आपण मार्गदर्शन करावं. Yeah, Brishti, you can start. Okay. Thank you, Vidya ji and Prashant and team at Eklavya. Thank you everyone. मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में रखूंगी एंड मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी कि हम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि डेवलपमेंट सेक्टर जो है, सोशल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें कैसा स्कोप है, किस तरीके से हम अगर हम फ्रेशर है या 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं. तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसमें से कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करके आपके सामने रख रही हूँ. सबसे पहले हम थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो पहले हम जो करियर का प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि हमारे जो सेक्टर है कि सोशल सेक्टर, इसको अल्टरनेटिवली डेवलपमेंट सेक्टर भी कहते हैं. सो हमारा जो प्रेजेंटेशन का आउटलाइन है उस तरीके से पहले हम बात करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है, उसमें किस तरीके का जॉब्स रहती है, कैसा रोल रहता है सोशल सेक्टर में. अगर आप सोशल सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो किस तरीके का रोल रहता है, फिर क्या लोकेशन हो सकती है जॉब का, क्या नेचर हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का, तो ये हम बात करेंगे. फिर हम देखेंगे कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया
कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा सोशल सेक्टर के अंदर भी काफी सारा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, लाइवलीहुड सेक्टर है, सो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा सेक्टर में जाना है। फिर हम थोड़ा देखेंगे कि इस तरीके से हम अपना CV, कवर लेटर और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर हम सोशल सेक्टर का जो स्किल्स होते हैं, जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो स्किल्स पे काफी ध्यान देते हैं। सो वो कैसा स्किल्स है जो हम ऑलरेडी हम वो कोर्स अगर हम करते हैं इस फील्ड में तो हम सीखते हैं, बट वो हम एक तरीके से रख नहीं पाते हैं एक दो वर्ड्स में। सो वो स्किल को हम कैसे अपने CV में डाल पाए, क्योंकि वो हम देखेंगे। और रेड फ्लैग्स की क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या चीज हमें रेड फ्लैग जैसा दिखना है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो शायद वो ठीक नहीं है। सो वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये है कि जो जो सोशल या डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें काफी सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज आते हैं। एक तो होता है कि NGO सेक्टर, जो कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके अंदर हम देखेंगे कि एक तरीके का NGO होती है जो सिर्फ फंड करती है कि हाँ हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, हम फील्ड का काम नहीं करते हैं बट हम फंडिंग का काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि वो फील्ड का काम पे ज्यादा फोकस्ड है कि इम्प्लीमेंट करते हैं ज्यादा। और अभी ऐसा नेचर हो गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फंड भी करते हैं वो वो इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। सो उसके बाद हम देखेंगे थिंक टैंक्स जैसे होते हैं कि जो पॉलिसी रिलेटेड काम करते हैं या जो एडवोकेसी वर्क करते हैं कि पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है या जो लोकल असेंबली के मेंबर्स है, उनके साथ एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ एडवोकेसी करते हैं, अलग संस्थाओं के साथ कैंपेन करते हैं। सो या पॉलिसी में काम करते हैं या रिसर्च जनरेट करते हैं फील्ड से। सो ऐसे डिफरेंट थिंक टैंक्स का डिफरेंट ये रहते हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म्स या एडवाइजरी फर्म्स, नाउ ये होता है थोड़ा फॉर प्रॉफिट रहते हैं इन द सेंस दैट ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं या कोई इम्पैक्ट का असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर कहीं पे प्रोजेक्ट है तो उसका कैसे असेसमेंट करना है, तो ये सारा चीजें देखते हैं। और फिर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉर्पोरेट का एक जो 2% आई थिंक किसी का माइक ऑन है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप माइक म्यूट पे कर लो। हाँ, थैंक यू। सो कॉर्पोरेट का होता है कि जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज HCL, जहाँ से मैं कुछ टाइम काम किया था, तो वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, बट उसके एक पार्ट रहते हैं जो कि ये फंडिंग करती है या ये सोशल सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फिर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का काफी फेलोशिप्स रहते हैं सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। स्पेशली गवर्नमेंट का अगर देखा जाए, नीति आयोग का जैसे काफी सारा अपॉर्चुनिटीज रहता है, या कुछ फेलोशिप्स रहते हैं गवर्नमेंट का, या नॉन गवर्नमेंट फेलोशिप रहते हैं जो हम आगे देखेंगे। और गवर्नमेंट पोजीशंस, एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाहिए कि जैसे यंग प्रोफेशनल पोजीशंस रहते हैं डिफरेंट आजीविका, NRLM, SRLM में, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशंस लेते हैं। और ये जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, फेलोशिप्स इन एनी वे, सो अनलाइक बाकी फील्ड के जैसे। सो उसके बाद कि आपका रोल क्या हो सकता है। सो आपका यहाँ पे इधर एक कंसल्टेंट का रोल हो सकता है कि यहाँ आप जनरली वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कि आप NGO का कोई कंसल्टेंट हो, उसमें डिफरेंट प्रोफाइल हो सकता है आपका, या आप एक फेलो हो सकते हो, यंग प्रोफेशनल हो सकते हो, कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं इनको, या प्रोजेक्ट एसोसिएट हो सकते हो, रिसर्च एसोसिएट हो सकते हो। दिस इज बेसिकली जो अभी शुरू कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स है उनके लिए ये पोजीशंस मतलब ज्यादा वैलिड है, बट या इट कैन वेरी। सो कोऑर्डिनेटर का पोजीशन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, फील्ड में कोऑर्डिनेशन कर रहे हो डिफरेंट संस्थाओं एंड लोगों के साथ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का हो सकता है कि आप फील्ड में जाके कम्युनिटीज को मोबिलाइज कर रहे हो, उनको इकट्ठा ला रहे हो, उनको फैसिलिटेट कर रहे हो डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू, या कुछ और तरीके से उनको एम्पावर कर रहे हो। सो ये डिफरेंट रोल आपके जनरली रहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में।
सो आपका लोकेशन क्या पॉसिबल रह सकता है, तो ये सारा चीजें जानना जरूरी होता है, बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हमें लाइक लोकेशन अच्छा नहीं लगता है, या हमें पता नहीं होता है कि फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट हमें तो चाहिए था, या हमें डेस्क जॉब चाहिए था बट ये पूरा फील्ड बेस्ड है। सो ये काफी चीजें आपको, जब आप जॉब के लिए सोच रहे हो या देख रहे हो, इट्स गुड टू कीप ट्रैक ऑफ दिस। सो या इधर रूरल या अर्बन हो सकते हैं, या दोनों पे बेस्ड हो सकते हैं। डेस्क जॉब हो सकता है ऑफिस बेस्ड, या पीरियोडिक आपको ट्रैवल करना हो रूरल या अर्बन लोकेशन पे जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या फील्ड बेस्ड हो सकता है कि आपको डे टू डे बेसिस पे फील्ड पे जाना हो रहा है, या सिर्फ डेस्क जॉब हो सकता है कि डेस्क जॉब आप ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ऑफिस पे ही लोकेटेड हो। सो ये सारा चीजें आपको इट्स गुड टू नो देम बिफोर you're joining a position, ठीक है। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी टाइम हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। सो एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जहाँ पे आपको जनरली हर साल में रिन्यू करते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या प्रोजेक्ट अगर रहेंगे उसके हिसाब से। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन होता है। परमानेंट होता है ना, परमानेंट पोजीशन जनरली मैंने देखा है कि एनजीओ सेक्टर में स्पेसिफिकली वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्चुअल रखते हैं, जो कि प्रोबेशन पीरियड रहता है, फिर वो परमानेंट करते हैं। बट परमानेंट में काफी सारा फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे कि इंश्योरेंस रहते हैं आपके, इधर आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं, और पीएफ भी रहती है जो प्रोविडेंट फंड है। सो ये सारा चीजें काफी टाइम, जब एटलीस्ट मैं जब शुरू कर रही थी मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो आप ज्वाइन करने से पहले आप अपना जो एम्प्लॉय का राइट्स होता है कि आप तो ये थोड़ा ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। नाउ दीज आर जस्ट सम गाइडलाइंस, ऐसे रिजिड कुछ नहीं है, बिकॉज काफी टाइम हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें पता नहीं होता है, एंड इट्स ओके टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो आप अपना आइडेंटिफाई इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट? बिकॉज मतलब आपको पता नहीं कि आप एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, या आपको लाइवलीहुड सेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, या आपको अर्बन हाउसिंग पे काम करना है, या आपको कोई और फील्ड में हेल्थ पे करना है। तो काफी लोगों को इस पे क्लैरिटी रहती है, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं रहता है। मतलब मुझे भी पता नहीं था कि क्या एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट करता है, बिकॉज मेरा कोर्स ऐसा था कि बहुत ही जनरल एक कोर्स था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, जो मास्टर्स का कोर्स था। सो उसमें मुझे भी पता नहीं था कि उसमें क्या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सो काफी टाइम हमें पता नहीं होता है, इट्स ओके, क्योंकि हम अपने वर्क से लर्न करते हैं। सो इधर आपको जब इंटर्नशिप रहते हैं तो आपको पता रहता है, अदरवाइज इट्स ओके टू नॉट नो। सो इट्स गुड टू स्टार्ट समवेयर कि मे बी आपको अगर पता नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटर्नशिप करें टू गेट एक्सपीरियंस कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको डेस्क जॉब ज्यादा पसंद है, या फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, या किसी से बात करे जिसके पास एक्सपर्टीज है, एंड इट्स ओके टू आस्क। काफी टाइम हम हिचकिचाते हैं, होता है हमें कि शुड वी आस्क, शुड वी नॉट आस्क, बट आई थिंक इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स ओके टू स्पीक टू पीपल एंड नो। तो वो एक चीज होता है। और एक चीज हमेशा हमारे साथ क्लियर नहीं होता है कि हम क्या एस्पायर करते हैं, हमारा बिगर गोल क्या है, कि हाँ, क्या हमें 2 साल बाद फील्ड का एक्सपीरियंस लेके पीएचडी करना है, या हमें इस फील्ड में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि 4 साल में काम करूंगी एंड उसके बाद मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना है। सो अगर आपके पास ये बिगर गोल है तो गुड, बट अगर आपके पास नहीं है, दैट्स ऑल्सो ओके। सो so if you have some aspiration, you also need to maybe think along those lines, but if you don't, it's okay, you can start somewhere. So it's okay, आप अपना टाइम लेके इसको डिसाइड कर सकते हो, but you can always join organization, experiment, because अभी ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको 20-30 साल रहना है। So you can start somewhere, get experience, and then maybe change. So how to look out for opportunity. So generally ये sites है जो मैं at least use करती थी when I was working. So campus placement definitely होते हैं, but बहुत जगह पे नहीं होता है।
और काफी टाइम कैंपस प्लेसमेंट में हम बहुत ही प्रेशर में रहते हैं कि जॉब लेना है, कैसे करके एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है कैंपस के अंदर. बट लेटर वी रियलाइज ओके दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे कुछ और करना है. ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो और काफी टाइम प्लेसमेंट नहीं होता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट का नहीं होता है, या ये कैंपस में प्लेसमेंट ही नहीं आते हैं. सो इन दैट केस ये लिंक के साथ कुछ मैंने वेबसाइट का ऐसा होता है कि ये मैंने लिंक के साथ डाला है और ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप ये लिंक चेक कर सकते हो. सो ये कुछ साइट्स है जहाँ पे आपको जॉब्स के, जनरली ये सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं वो रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज रहते हैं और थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज निकलते रहते हैं. कुछ कुछ साइट्स है जैसे एनजीओ बॉक्स में आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा कि फेलोशिप क्या निकल रहे हैं. अगर आपको कोर्स हायर स्टडीज का इंटरेस्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इधर एनजीओ बॉक्स में तो मिल जाते हैं. सोशल सेक्टर फेलोशिप बोल के भी एक बहुत अच्छा लाइक लिस्ट ऑफ फेलोशिप का कोलेटेड डॉक्यूमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिंक डाला है. वहाँ पे क्योंकि सोशल सेक्टर के लिए काफी फेलोशिप्स रहते हैं कि आप 1-2 साल फेलोशिप करो, थोड़ा एक्सपोजर लो और फिर डिसाइड करो आपको क्या करना है, या आपको मिड करियर फेलोशिप चाहिए लेना है क्योंकि बहुत लोग कुछ टाइम काम करते हैं एंड देन लाइक कुछ टाइम ब्रेक लेके दे वांट टू स्टडी एंड कम बैक डू समथिंग एल्स. तो ये ऐसे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. लिंक्डइन भी है बट आई डोंट नो अबाउट आई डोंट नो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसे खास तो मुझे दिखा नहीं, बट आई थिंक दीज आर वेरी गुड वेबसाइट्स विच यू कैन, जो आप चेकआउट कर सकते हो. और कभी कभी ऐसा होता है, इसको कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई संस्था के साथ काम करना है, उनका काम हमें अच्छा लगा बट उनकी वैकेंसी नहीं है. तो आप संस्था के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और उनके हमेशा कांटेक्ट का डिटेल्स रहता है, जैसे एचआर का डिटेल रहता है या कांटेक्ट अस रहता है. सो आप अपना सीवी या कवर लेटर वहां पे ड्रॉप कर सकते हो ये कह के कि मुझे इंटरेस्ट है. सो बहुत बार ऐसे होता है कि दे रीच आउट, है ना. सो ऐसे भी आप कर सकते हो कि कोल्ड ईमेलिंग भी आप कर सकते हो अगर वैकेंसी नहीं है और आपको इंटरेस्ट है उस संस्था में. सो ओके, नाउ जब आप सीवी एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो सीवी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट जनरली करते हैं. सो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके सीवी थोड़ा अलग दिखना चाहिए, और अगर आपके पास थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके सीवी थोड़ा अलग दिखना चाहिए. सो पहली बात तो ये है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपना मार्क्स और डिग्री बहुत हाईलाइट करते हैं एक सीवी में. वो इम्पोर्टेंट है बट मार्क्स ऑलवेज डोंट मैटर. ठीक है, सो डिग्री मार्क्स ठीक है वो हम डाल सकते हैं, बट व्हाट सीवी में जनरली जो देखते हैं, डिग्री मे बी वन ऑफ द थिंग्स इफ यू आर अ फ्रेशर, बट आपके काम देखते हैं और आपके स्किल्स कैसे है, सो उस तरीके से वो शॉर्टलिस्ट जनरली करते हैं. आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट अ रिक्रूटर, बट फ्रॉम एक्सपीरियंस. सो आपके जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस है काफी टाइम हम वो एक लाइन पे डाल देते हैं, या जॉब का जो एक्सपीरियंस है हम एक लाइन पे डाल देते हैं. तो उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमने किया था, उसको हमें उन चीज को हमें अच्छे से लिस्ट आउट करना चाहिए. और अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको सबसे पहले डालिए, क्योंकि डिग्री से भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आपके स्किल्स क्या है, या आपके बेसिक वर्क के वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, या आपके कहीं इंटर्नशिप किया है तो किस तरीके का चैलेंजेस आपने लिया है, क्या रोल निभाया है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हम आगे देखेंगे इसको किस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और अगर आपने कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड किए हो इंटर्नशिप में या अपने जॉब में या कहीं पे भी, सो दैट ऑल्सो मैटर्स, तो वो मेंशन करना चाहिए. एंड काफी टाइम हम ये भूल जाते हैं कि सीवी में हम रेफरेंसेस नहीं देते हैं. आप कहीं पे भी, आप जहाँ पे इंटर्नशिप किए हो वहां पे जो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी था या आपके प्रोफेसर, एटलीस्ट आप 1 या 2 रेफरेंसेस अगर डालते हो तो वो सीवी बहुत वैलिडेटेड लगता है इन अ वे, एंड ऑल्सो वो अच्छा रहता है, देन दे कैन क्विकली चेक. सो एंड ऑल्सो हम एक और चीज भूल जाते हैं कि सीवी में हम अंडरटेकिंग नहीं डालते कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन डाल रहे हूँ वो like that is based on my I am responsible for it. So वो undertaking काफी टाइम हम नहीं डालते. So that is also very important, references and undertaking in your CV. And CV बहुत छोटा होना चाहिए, जनरली टेबल फॉर्मेट में हो, अगर टैब्यूलर कर रहे हो तो अच्छा रहता है, बुलेट्स में होना चाहिए आइडियली. लेंदी CV आप अवॉइड करें क्योंकि
उनके पास टाइम नहीं है ना। अगर आप एकेडेमिया में हो तो वो अलग है, बट अगर आप जॉब के लिए डाल रहे हो तो बहुत ही छोटा 1-2 पेज का सीवी वो प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करता है आपका एक्सपीरियंसेस या आपके स्किल सेट को। ठीक है, देन हम देखेंगे कि सोशल सेक्टर में किस तरीके का स्किल सेट रहता है ना। हमें पता रहता है कि हमें ये चीज पता है, जैसे हमें पता है कि हम कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनका उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट ये हम एक शब्द में या एक वर्ड में नहीं डाल पाते हैं। सो काफी टाइम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर दोज काइंड ऑफ फैंसी वर्ड्स, जहाँ पे आपको, एंड ऑल्सो आपके वर्ड लिमिट बहुत कम रहते हैं अपने सीवी में, तो इसलिए कुछ वर्ड्स जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपके स्किल सेट 3 तरीके का हो सकते हैं। सो एक रहता है कि स्पेशलाइज स्किल सेट, कि आपके जो कोर्स जो आपने किया है या जिसमें आपकी पढ़ाई हुई है या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। सो जैसे माइक्रो प्लानिंग बोल के रहता है, क्योंकि मतलब ये मेरा कोर्स वर्क से मैंने लिया था। या अगर आप सोशल वर्क बैकग्राउंड से हो तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल होता है, या लॉग फ्रेम एनालिसिस रहता है, और ये सब हम सीखते हैं अपने कोर्स में। जो हम अपने कोर्स में सीखते हैं उसको ही मैंने थोड़ा सा वर्ड में डाला है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एटलीस्ट हमने सीखा था, आई डोंट नो एवरीवेयर एल्स, बट ये हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि वो हम बहुत ही बुकिश तरीके से पढ़ते हैं। नीड बेस्ड असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इंटरवेंशन प्लानिंग, एटलीस्ट सोशल वर्क या सोशल साइंसेस में हम फील्ड वर्क जाते हैं तो किसी भी तरीके का हम इंटरवेंशन करते हैं, इधर हम ग्रुप में करते हैं या कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, या हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के साथ करते हैं केस बेसिस पे। उसी का एक फैंसी इन अ वे टर्म है इंटरवेंशन प्लानिंग। फिर इम्पैक्ट असेसमेंट, ये काफी टाइम हम करते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट है, एक गवर्नमेंट का कोई स्कीम है या कोई भी एक इंटरवेंशन है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है कम्युनिटी पे। ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता है, बट वो हमें डालना होता है इस तरीके से बहुत बार, बिकॉज वो हम ऐसे के फॉर्मेट पे नहीं डाल सकते हैं। तो इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया। फिर हमें रिपोर्ट लिखना, प्रपोजल राइटिंग, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, बिकॉज एनजीओज में एटलीस्ट क्या होता है कि बहुत सारा रोल्स आपको साथ में निभाना पड़ता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आपका प्रोफाइल सपोज रिसर्च कोऑर्डिनेटर का है, बट बहुत टाइम आपको प्रपोजल राइटिंग और फंड रेजिंग और ये सब में भी एंगेज होना पड़ता है। फिर एविडेंस बेस्ड रिसर्च, जो कि हम करते हैं इन अ वे दैट कि एक जगह पे अगर कुछ हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट अगर हम वहाँ का एम्पेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करें, वो एडवोकेसी के लिए भी काम आते हैं। एडवोकेसी भी एक बहुत बढ़िया स्पेशलाइज स्किल सेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि आप किस तरीके से एडवोकेसी कर पा रहे हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, डिफरेंट बॉडीज के साथ। फिर कंप्यूटर स्किल्स भी वो देखते हैं। अभी तो बहुत सारा चीजें आ गया है, बट मैं बहुत बेसिक चीजें जानती हूँ, मैंने वही लिस्ट किया है। एमएस ऑफिस का बेसिक जो स्किल्स रहता है वो आप लिख सकते हो इस तरीके से अपने सीवी के लिए, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीवी। जैसे एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल ऐसा हो गया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत एलिमेंट्री लेवल पता होता है, जैसे मुझे एक्सेल बहुत एलिमेंट्री पता था, बट ऑन द जॉब आप सीख जाते हो। आप लिख सकते हो उसको, या एसपीएसएस का जो डेटा एनालिसिस होता है, ऐसे कुछ स्किल्स आप लिख सकते हो। बट ऐसे चीजें लिखना आप अवॉइड कीजिए जिसपे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिकॉज वो फिर आपके इंटरव्यू में दे मे आस्क समथिंग और आप अफेक्ट, मतलब यू मे नॉट बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, तो वो आपके साइड से इश्यू हो सकता है। नाउ देयर इज ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आर यू केपेबल ऑफ टीम वर्क, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, अडेप्टेबिलिटी कैसे है, नेटवर्किंग कैसे है। तो ये सारे चीजें हम जानते हैं, हम कर सकते हैं, बट इसको इस तरीके से लिखना कभी कभी हमारे से नहीं हो पाता है। दैट्स एब्सोल्युटली ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू कि हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ग्रुप में काम कर पाते हैं। ये सब सॉफ्ट स्किल होता है
जो सीवी में हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ वी आर ईगर टू लर्न, सो ईगरनेस टू लर्न, सो नथिंग रॉकेट साइंस। तो बहुत ही बेसिक चीजें जो हम करते हैं, जस्ट उसको इस तरीके से अगर फ्रेम करेंगे हम, तो वो हमारा सीवी को भी बहुत ही कंसाइज और अच्छा दिखेगा वो चीज। बट या जो मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे चीजें आप मत डालिए जिसके जो लेके आप श्योर नहीं हो। समटाइम्स वी पुट इट, बट देन जब वो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर, तो हम तब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कम्प्लीटली। ओके, नाउ कवर लेटर का जो प्रिपरेशन है, बिकॉज आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन कवर लेटर मांगते हैं, वो बहुत बेसिक है, देयर इज नथिंग न्यू दैट आई कैन ऑफर। बट ऐसा होता है कि उसका एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले तो आप मेंशन करें कि आप किस लिए लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि शुरुआती से आप स्टार्ट कर दो कि मैं आई एम दिस, मेरा एजुकेशन इसमें हुआ है। पहले आप मेंशन कीजिए कि हाँ, मैं इसलिए आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड, ये पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कर रही हूँ, वट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर। सो वो मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप अपने बारे में लिख सकते हो। अगेन, अगर आप एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस तरीके से अपना सीवी और कवर लेटर को मोल्ड कीजिए। जैसे अगर आप रिसर्च जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे राइटिंग का बोला है कि एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल राइटिंग, एविडेंस बेस्ड रिसर्च का, ये 2 स्किल जो हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहे हैं कि रिसर्च राइटिंग और एविडेंस बेस्ड रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट चाहिए उस प्रोफाइल के लिए, रिसर्च एसोसिएट, बट आप वहां पे कवर लेटर और अपने सीवी में हाईलाइट कर रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ये 2। सो जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो स्किल को आप हाईलाइट करो कि आपके वो स्किल को आप आगे दिखाओ। इट्स नॉट लाइक आपके बाकी स्किल्स नहीं है, बट वो पोजीशन के लिए वो स्किल एसेंशियल है। अगर आपके पास है तो आप हाईलाइट कीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके टू से दैट यू आर विलिंग टू लर्न, ठीक है, बट अवॉइड राइटिंग समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक। फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपना इंटर्नशिप या प्रायर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए। अगर एकेडमिक प्रोफाइल है या अगर ऐसे प्रोफाइल है तो आप अपने डिग्री और अपने रिसर्च थीसिस एंड ऑल ऑफ दैट के बारे में आप बहुत सारा लिख सकते हो। बट अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, देन आप उसको कंसाइज कर सकते हो अपने डिग्री, एकेडमिक डिटेल्स, एंड हाईलाइट मोर ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इंटर्नशिप एस्पेक्ट, वर्क एस्पेक्ट। सो ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, बट जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको सीवी भी और आपका स्किल सेट भी मोल्ड करना है। एंड yeah, don't go on talking about, yeah, that is something we do, at least freshers में तो हम करते हैं, बट हम भूल जाते हैं स्किल सेट हाईलाइट करना, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ये मेंशन किया है कि ट्वीक मतलब अपने तरीके से घुमाइए, अपने जैसे पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस तरीके से अपना सीवी या कवर लेटर को उस तरीके से मोल्ड करना है आपको। और ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में जरूर जानिए कि थोड़ा उसके साइट में उनके वेबसाइट में जाके देखिए कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का काम करता है, और ये भी आपको लिखना होता है सीवी में, और क्यों आपको इंटरेस्ट लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए। सो वो थोड़ा वैलिड होना चाहिए। काफी टाइम एटलीस्ट मैं जब इनिशियली सीवी कवर लेटर लिखती थी, मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट डालती थी कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है, मुझे इसलिए काम करना। ऐसे जनरल स्टेटमेंट अवॉइड कीजिए, और जैसे आपको बहुत स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट कीजिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का काम, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरवेंशन बहुत अच्छा रहा है, मैं इंटरेस्ट ऐसे, मैंने कुछ ऐसा किया था, मैं ऐसे चीज सीखना चाहती हूँ। सो ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए और जनरल स्टेटमेंट अवॉइड कीजिए। तो कुछ जस्ट बेसिक गाइडलाइन, नथिंग हार्ड एंड फास्ट। हाँ, जॉब इंटरव्यू अगेन बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। सीएसआर का जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि ऐसा सिचुएशन है, आप एक बिजनेस प्लान बनाना है, आपको जो सोशल इम्पैक्ट है ऐसा बिजनेस प्लान। सो तो वो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने देखा है, बहुत केस स्टडी एस्पेक्ट दे देते हैं और उसी टाइम आपको आंसर करना होता है।
सो ये मैंने CSR, जब मैं CSR इंटरव्यू दे रही थी तो तब ऐसा था. एंड इन NGO इंटरव्यू दे आस्क अबाउट योर डिफरेंट स्किल्स, यू नो व्हाट you've learned. सो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट यू नो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे देखिए कि हम काफी टाइम ऐसे होते हैं कि वो चीज पढ़ लेते हैं बट उसको हम प्रैक्टिस में नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं. सो आई थिंक इंटर्नशिप, अगर आप स्टूडेंट हो तो गो फॉर इंटर्नशिप, इट गिव्स लॉट ऑफ क्लैरिटी. या जस्ट वॉलेंटियर, ठीक है, वॉलेंटियरिंग से भी बहुत क्लैरिटी आते हैं. एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, और उसका देखो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, बिकॉज जॉब इज ऑल अबाउट दैट, यू नो. सो और जैसे अपना ऑब्वियसली अपना इंटरवेंशन हाईलाइट कर सकते हो, अपना पॉसिबल आउटकम. एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क, आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो, ये सब तो रहता ही है. एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें पता नहीं होती है एंड वी कीप बीटिंग अबाउट द बुश. सो वो अवॉइड करके अगर हम डायरेक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली बोल दे कि हमें ये चीज पता नहीं है बट आई एम विलिंग टू लर्न, तो वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं. सो इट्स ओके. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स ओके टू नॉट नो एवरीथिंग, ठीक है. एंड अनदर थिंग इज दैट कि जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको, यू हैव टू रीड अबाउट इट, अबाउट देम, ठीक है. सो इसके बाद मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, क्योंकि यू नो बहुत टाइम हम फूल्ड हो जाते हैं एंड वी आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ज्वाइन किए हैं. वहां पे अंडर पे हो सकता है, बहुत सारा चीजें हमारा क्लैश हो सकते हैं. सो हमें रेड फ्लैग जो होता है कि क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, सो थोड़ा हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे. सबसे पहले तो ऐसा है कि हमें काफी टाइम बोला जाता है कि जो सोशल सेक्टर है, यू नो पैसे का इतना मत ब्ला 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 ब्ला, यू नो मत सोचो, यहाँ पे थोड़ा पैसा कम मिलता है. ओके फाइन, बट आपको अपना प्रायोरिटी देखना चाहिए. डू यू एक्चुअली नीड द मनी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट. सो वो चीज आपको, आपके साथ वो रिफ्लेक्ट, खुद का रिफ्लेक्शन होना चाहिए. समटाइम्स हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं बट हमारे पास वो मॉनेटरी ऑटोनॉमी नहीं रहते हैं, विच इज ओके. सो वो चीज आपको रिफ्लेक्ट करके देखना चाहिए, ठीक है. काफी टाइम ऐसा होता है कि एक संस्था कुछ कर रहे हैं. सो सपोज कोई संस्था ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो कम्युनिटी पे इंटरवेंशन करते हैं बट बहुत ही पुलिसिंग करते हैं कम्युनिटी के, ए आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो. तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो एथिक्स है उसके साथ, आपके जो विचार है उसके साथ नहीं मिल रहा है. सो काफी टाइम हम वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है. कैन वेरी, बट ये कुछ चीजें हैं. आपको ये भी देखना है कि क्या आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो. यू नो सोशल संस्था है, पैसे नहीं है, बट क्या आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आप अंडरपेड हो, ओवरवर्क्ड हो, यू नो ये सारा चीजें आपको थोड़ा सा यू नो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. आई थिंक समवन्स अनम्यूटेड. हाँ, ओके. सो उसके बाद यू नो हाउ यू आर ट्रीटेड एट वर्क, कि आपको वर्क में कलीग्स कैसे ट्रीट करते हैं, यू नो आपके साथ भेदभाव करते हैं या कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट भी जॉब सेटिस्फेक्शन पे अफेक्ट करता है, आपके मोरल डाउन कर देता है, और यू नो सो वही होता है कि आप बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लिंक्ड होता है इस चीज के साथ. सो बी केयरफुल. और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी कि आपकी ग्रोथ कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन में. सो नॉट फिजिकली बट यू नो आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कि 4 साल से आप वही चीज कर रहे हो, या यू नो आपका ग्रोथ हुआ है, आपका नेटवर्क्स बढ़ा है, ये सारे चीजें आई थिंक आप ये दिस इज फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड वेरी नाउ देयर इज इमेंस स्कोप फॉर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. सो मैं जस्ट एक ब्रॉडली जस्ट बोल रही हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला है. एंड या सो ये रेड फ्लैग्स आपको थोड़ा सा देखना अच्छा रहता है, क्योंकि काफी टाइम हम ये देखते नहीं हैं एंड वी कीप वर्किंग एंड कंप्लेनिंग. सो या वो चीज है. एंड वो हमारा मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करता है. सो एग्जैक्टली. सो ये एक चीज है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सभी चीजें परफेक्टली पहले जॉब में करोगे, या यू नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. हाँ, एवरी एक्सपीरियंस से आप सीखते हो और आप आपका एक्सपीरियंस से ही सीखोगे. दैट्स वेरी वैलिड.
एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगा था कि हाँ मुझे पीएचडी करना है, बट 1 ईयर डाउन द लाइन आपको लग रहा है कि कुछ और करूंगी. सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखोगे. मैंने जो अभी कहा है वो एक जस्ट गाइडलाइंस है. एंड या आई थिंक थैंक यू. तो आदर्श Yeah, प्रश्न yeah. आहे का? Can you hear me? Yes, Adarsh, I can hear. Okay. So my question is that I'm right now pursuing Gandhi Fellowship. Okay. So I'm worrying about like my peer said, my program manager said, like in development sector or NGO sector, we have to move. Like after every project by project, we have to move to another city, another place. So this is quite painful for us to stay away from families. Right. So how you can see that things? Because it is quite very problematic for me. So Right. So Adarsh, where are you based out of right now? I am right now in Gujarat, Ahmedabad, but Okay. after 1 month, because my project is over, so I will go to the Odisha. You've got a job in Orissa, or your hometown is Orissa? No, I'm pursuing fellowship, and the Gandhi Fellowship has a 2 year. So Okay. Yes, Right. So others basically it varies, okay, because बहुत लोगों का like they have priorities. उनके मैं हिंदी में बोल रही हूँ so that everyone also understand. So उनके मतलब घर पे भी formalities रहते हैं, responsibilities रहते हैं. So it is true, maybe जो आपके गाइड ने बोला है या कोऑर्डिनेटर ने बोला है, that is out of his or her experience or their experiences. So ऐसा नहीं है कि कुछ rigid है. आई नो पीपल जो बहुत ही रिमोट लोकेशन में फैमिलीज के साथ रह के भी काम कर रहे हैं. इट्स ऑल्सो अबाउट what you want to do, right? And it's okay to take your time to think, because it is about you. इसमें like I am not an expert to give you any suggestion, but I think वो experience बहुत ही personal रहता है. Social sector में it's true that that to an extent आपको networking रखना चाहिए and all of that, but there are many jobs out there, trust me. At least जब pandemic hit हुई थी, I think still I could see many jobs. Like I had a lot of my colleagues जो तब भी job switch कर रहे थे. So check out for the opportunities and see कि आपको क्या what is suiting you, because what has been your coordinator's experience may be different. Your experience may be different. So you may listen to him, but if you have certain compulsions, then you have to take a call, right? So that's, I think that's all I can say. I mean, there's no solution to this, but yeah. Okay, thank you. हॅलो हर्षल मॅम, आय एम प्रशांत स्पीकिंग. हा प्रशांत बोल. मी ISDM ला अप्लाय करतो यावर्षी, इंडियन स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट. तर मला त्याबद्दल जास्त माहिती नाही, आणि डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट मध्ये पुढे स्कोप कसा असेल, त्यातलं जॉब प्रोफाईल कसा असेल, तर त्याबद्दल थोडीशी माहिती होती. हो, डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट, कारण तो 1 वर्षाचाच प्रोग्राम आहे, आणि त्यानंतर पुढे जॉब कसा असेल, त्यानंतरचा करिअर पाथ कसा असेल. So basically, Brishti is asking about development management courses and like scope in the development management, because as we are working in development field, there is again field of development management. Yeah, right. So I'm not very aware of the field exactly. मुझे इतना आइडिया नहीं है प्रशांत, but developments. So I'm just telling you कि किस तरीके का बैकग्राउंड से लोग आते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में. जनरली मैं इतना बोल सकती हूँ. So varied backgrounds है. Even we have engineers and people coming from different sectors in this background. So बहुत ही diverse background है. ठीक है. So बहुत लोग हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के like they found passion in this. बहुत फाउंडर्स ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जो इंजीनियर्स रह चुके हैं या कहीं बहुत ही डिफरेंट फील्ड में उनका काम पढ़ाई है. सो या काम भी है. सो ऐसा मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी अवेयर. यू सी व्हाट यू वांट टू डू, बट डेफिनेटली लाइक जो हमारा फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है. सो इट कैन बी, एंड आई टोल्ड यू दैट डिफरेंट सेक्टर्स है, एनजीओ में है या CSR में है. So development management is sounding more like maybe if you're interested in CSR. Now CSR का ऐसा रहता है कि पैसे अच्छे रहते हैं,
But yeah, that's the good part, and it's like fully corporatized and everything. But yeah, like not everyone wants to do that. But NGOs, कुछ NGOs जो established NGOs है वो भी अच्छे पे करते हैं. बट वही होता है, काफी टाइम हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो इन हैंड में तो इतना ही पैसे आ रहे हैं, यू नो. सो ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पहले देखो कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो, यू नो, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में ले रहे हैं, आपको पीएफ दे रहे हैं कि नहीं, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं. क्योंकि एक हिपोक्रेसी ऐसे भी रहती है कि काफी टाइम वी, you know, as development sector we advocate for rights and then we forget to give rights to our own employees, like, you know, हम casualize कर देते हैं बहुत ज्यादा. So ये सारे चीजें, be aware of all these things and look out for opportunities. I mean, that's all I can say. And yeah, I think, Brishti, one thing is also important, that, you know, we have to decide if we want, like, whether we want to work on field or in the office. Yeah, That's yeah. the most important choice, yeah, right? yeah, absolutely. And I also mentioned it, Shaili, and it's very important, you know, to get a little bit of an experience. काफी टाइम ऐसा होता है कि हम फील्ड में काम, इंटर्नशिप पे, मतलब यू नो फील्ड वर्क जो होता है, काफी टाइम हम उसमें बहुत अच्छे से फील्ड में काम करते हैं, बट यू नो जब हमारा जॉब फील्ड में हो जाता है, वी आर नॉट एंजॉयिंग इट. It can happen to people. So sometimes, you know, it is only through trial and error you will learn, frankly speaking. But कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रोफाइल अच्छे से, you know, maybe they are told that हाँ ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोफाइल है, आप चले जाइए. Then you on the job you are seeing कि हाँ फील्ड का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, बट मुझे तो फील्ड में करना था. So ये सारे चीजें हम, you know, when the interviewer tells us that, you know, do you have any question, we just ask salary question and we don't go into other aspects. So ask every question you want to know your rights, to know what is the profile, what each and every nitty gritties. वो आपका राइट है आस्क करना, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना चाहिए. Harshali ma'am, I want to ask one thing. Where I can get the further leads about the development management? याच्याबद्दल आणखी माहिती कुठून मिळेल? तुला माहितीये का, मानगावच्या शिबिरामध्ये आपल्याकडे डेव्हलपमेंट वरती बोलायला आलेले होते ना, तर त्यांच्याकडे तुला डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट बद्दल, कारण त्यांनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि इव्हन डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट इज मोर कॉर्पोरेट टाइप जॉब, राइट? इट्स सिनोनिमस. या मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशंस रहते हैं ऑल्सो. ये घेल, ये यू नो दिस ONGC and all also take out position for development management training. Try to give net and all. Net का स्कोर देखते हैं वो, प्रशांत. All right. तो ONGC, फिर गेल और ये सारे गेल, all the mini रत्नास and you know all the big रत्नास and all, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज रहता है. नेट डेफिनेटली, नेट से इसका नेट के स्कोर के साथ लिंक रहता है. सो दीज आर ऑल लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग. एंड आजकल ना बहुत सारा फील्ड, स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गया है. सो यू नो सी व्हाट यू वांट टू, वो प्रोफाइल देख के आप समझोगे थोड़ा सा ऑन द प्रोसेस, इंटर्नशिप के थ्रू मे बी. ओके, आई थिंक ध्यानेश्वर ने मुझे मैसेज किया है एंड ही इज आस्किंग गांधी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं. हाँ, तो धनेश्वर वो है, ऐसा रहता है कि आप, जैसे मैंने साइट्स देखा है इधर, सो क्या होता है, एक बार कैंपस प्लेसमेंट या फेलोशिप हम कर लेते हैं, सो उसके बाद हमें खुद ही ढूंढना होता है या किसी के रेफरेंस के थ्रू भी चलते हैं. सो एक चीज हमें याद रखना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, बिल्ड योर नेटवर्क्स. ठीक है, नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जॉब में. एंड इट्स नॉट, you know, it's very important in the sense to get job also, and also to, you know, connect with people to get better experiences and do collective work. So गांधी फेलोशिप के बाद, in the sense that, you know, वो आप डिसाइड करो कि आपको फेलोशिप, एक और फेलोशिप करना है या you want something permanent. ठीक है, या कुछ परमानेंट कहीं पे एक जगह आपको जाना है, तो उस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो. वेबसाइट का लिंक तो दिया हुआ है वहाँ, वो सारे साइट्स पे आप चेक कर सकते हो आपको जो पसंद आ रहा है. बट वो फेलोशिप खत्म होने के बाद मत करो. अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वीकेंड का टाइम अप्लाई करो. यू नो, एटलीस्ट लाइक अप्लाई टू लाइक 10 places पर वीक मिनिमम. क्योंकि क्या होता है, वंस यू स्टार्ट अर्निंग ना, आई मीन उसके बाद if you're taking a break, it's good, an informed choice. But if you want to continue earning, then it's better to start along with your course.
आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आप सीवी डालो ना कहीं से आएगा. रिजेक्शंस आएंगे बट यू नो बी ओपन टू रिजेक्शंस, दैट कीप्स कमिंग. एक इंटरव्यू आपके लाइक यू नो मोरल को नहीं डाउन कर सकता है. एक इंटरव्यू से आपका यू नो आपका पोटेंशियल नहीं पता होता है हमेशा. इट्स वेरी सिचुएशनल. दृष्टि अभी एक बहुत समझ में आया है, लाइक एकलव्य के स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत करने के बाद, कि फेलोशिप के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं. ओके, एवरी ईयर from Eklavya also there will be 15-20 people who will go for different fellowship like Young India, Teach India and तो उनका वही प्रॉब्लम है कि जब फेलोशिप टाइम खत्म होता है, टेन्योर खत्म होता है, तो उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने में, सर्च करने में बहुत टाइम लगता है. एंड it's like major issue that right now we are dealing with all students even. Yeah, it's valid, you know, like the thing is वही है कि you know if you want to immediately get into somewhere, so it is advisable कि आप you know आपका weekend time निकालो and or any time you come from office, keep certain organization ready. एक Excel sheet बना लो कि हाँ यहाँ apply करना है and start applying. Don't wait for fellowship to end. I think that's the only way, because otherwise there's no like perfect solution to it. उसका कोई solution नहीं है, आपको side में ही apply करना है. And NGO and ये हमारा especially development sector में ऐसा है कि बहुत time you don't get any responses. बहुत late you know आपको reach out करते हैं, हाँ आपने 2 महीने पहले apply किया था, ऐसा भी situation होता है. So immediate responses बहुत जगह से नहीं आते हैं. So it's better कि आप निकालो और at least weekly basis पे before your fellowship ends आप apply करो. And just don't like I know cover letter लिखने में बहुत ऐसा होता है कि एक लाइन लिखना बहुत ही difficult हो रहा है, but just push yourself because that's all I can say. Yeah, just थोड़ा push करके you just write it down. Yeah, thank you. अजून कुणाचा प्रश्न आहे? काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्हाला माहिती असेल दृष्टी माझी IIT बॉम्बेतलीच मैत्रीण आहे आणि जिने सोशल सेक्टर मधून अकॅडमिक कडे आता ट्रान्सफर केलाय, त्यामुळे तिला दोघांची पण खूप चांगली माहिती आहे. तिला सोशल सेक्टर डेव्हलपमेंट मध्ये फील्ड मध्ये काम करण्याचा खूप चांगला अनुभव आहे. मुंबई, गुवाहाटी, दिल्लीचा पण, आणि इकडे ती अकॅडमिक मध्ये पण काम करते. सो ती तुम्हाला जास्त ऑप्शन्स त्यामधले सांगू शकते. और एक और चीज है कि अगर आपको ऐसा है कि एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा था कि कुछ साल काम करके क्लैरिटी लेना है किस चीज में हायर स्टडीज करने हैं, बिकॉज हमारे फील्ड में ऐसा है कि यू नो थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो क्लैरिटी बहुत अच्छा आता है. ऐसा नहीं है कि बिना उसके भी नहीं आता है, बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू नो टू ब्रिंग चेंज एंड यू नो एक्सेट्रा. तो ऐसा भी अगर आपको है तो वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. इवन इन एकेडेमिया बाहर भी अप्लाई कर रहे हो अगर PhD के लिए ना, बहुत मैटर करता है. सो डेफिनेटली वो एक चीज आप ध्यान पे रखिए कि आपको अगर हायर स्टडीज PhD के लिए जाना है तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत इट्स वेरी रिच आई फील. तो वो चीज आप बाहर अप्लाई कर रहे हो या यहाँ पे कर रहे हो काफी मैटर करते हैं कि यू नो योर फील्ड या आपको इस चीज में एक्सपीरियंस है. और काफी टाइम हमें क्लैरिटी नहीं रहती किस चीज में हमें PhD करना है, तो काफी टाइम वो वर्क करने से भी हमें आता है कि कुछ इशू ऐसा होता है जो हमें लगता है नहीं इस पे इंटरवेंशन चाहिए. सो इट्स लाइक रियल टाइम एक्सपीरियंस. सो या हेलो हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अपने CV में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हाँ, तो श्वेता मैंने जैसे बताया, अगर आपके डिग्री तो डेफिनेटली ऐड करो. अगर कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने होल्ड किया है, जैसे मैं एक एक्चुअली आई कैन शेयर अ टेबुलर फॉर्मेट ऑफ CV जो हम जनरली जिसमें फॉलो करते हैं. इट्स नॉट वेरी परफेक्ट बट वो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है. इंटर्नशिप का एक्सपीरियंसेस शेयर करो, स्किल सेट शेयर करो, बिकॉज जब आप कोर्स कर रहे हो ना बहुत सारा स्किल आप डेवलप करोगे. जैसे अभी जो भी कोर्स कर रहे हो, सोशियोलॉजी कर रहे हो, पॉल साइंस कर रहे हो, आपको बहुत सारा आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो रहा है और हमें ये पता नहीं होता है कैसे हम इसको 2-3 शब्दों में लिखेंगे, बट हम ये स्किल्स डेवलप करते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग, सो ऐसे ऐसे चीजें स्किल्स के बारे में आप लिख सकते हो, इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हो. थोड़ा
हाईलाइट करके उस एक्सपीरियंसेस को, जस्ट डोंट राइट वन लाइन कि हाँ इंटर्न एट दिस प्लेस, व्हाट डिड यू डू देयर, व्हाट चैलेंजेस डिड यू टेक अप, briefly pointers में. अगर if you held any position of responsibility, school secretary or volunteering experiences, ये सारे चीजें आप डाल सकते हो उसमें. मैम जो फेलोशिप है वो बिफोर पीजी करना चाहिए क्या? वो आई थिंक डिपेंड करता है अनमोल, दैट फेलोशिप का क्या क्राइटेरिया रहता है. सो इट्स ओके, आपको जब मतलब जब आपको लग रहा है आपको करना चाहिए आप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आफ्टर पीजी करना है. काफी टाइम ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें ब्रेक चाहिए, वी डोंट नो किस चीज में मास्टर करना है. एक फेलोशिप काफी क्लैरिटी दे देते हैं. सो वो आपको फेलोशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के करना है. अगर फेलोशिप ग्रेजुएट से, जैसे आई थिंक टीच फॉर इंडिया है या अर्बन फेलोज प्रोग्राम भी ग्रेजुएट्स लेते हैं. मैम मेरा ना मतलब समतालय में आई स्कोर फेलोशिप है मैम, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करती है एजुकेशन के अबाउट, तो वहाँ पे हुआ मैम. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या? मैंने आई डिडंट गेट यू, आप एक और बार बोलोगे प्लीज? आई डिडंट गेट. हाँ मैम मतलब मेरा ना मतलब समतालय है जो आई स्कोर फेलोशिप है, तो वहाँ पे मेरा हो गया मैम सिलेक्शन. ओके. मैंने मतलब अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू दिया. तो अगर पीजी में होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है मैम कि अगर फेलोशिप करना चाहिए या फिर पीजी करना चाहिए. वो that I won't be able to tell you because that's something वो आपको decision लेना है. But speak to your professors, speak to थोड़ा senior people, but take the decision yourself because oftentimes you would know what is best, है ना? तो आपको अगर लग रहा है कि you're feeling stagnated, थोड़ा you want to take a break and do the fellowship and not do the masters, और आपको लग रहा है नहीं masters खत्म करके I'll see job करूंगा या something like that. So that is totally on you, Anmol. That is the thing, you have to make decisions for yourself, and even if it is wrong, it's okay. ठीक है. Yes ma'am. अनमोल, तुझं ग्रॅज्युएशन कशात होतं? माझा का? माझं ना म्हणजे YCM मधून चालला, ओपन युनिव्हर्सिटी. सब्जेक्ट सोशियोलॉजी. अजून प्रेमजीला कुठल्या कोर्सला अप्लाय केलाय? डेव्हलपमेंट, MA डेव्हलपमेंट. ओके म्हणजे तू जनरल कडे शिफ्ट होत असते. थैंक यू, बहुत एंगेजिंग सेशन था एंड थैंक यू सो मच दृष्टि फॉर टेकिंग योर टाइम एंड explaining it so kindly, or for all the efforts to collect those resources and share among the students, so that PPT will be also helpful for students to navigate around the things. So thank you so much, Drishti. Thank you, Harshali also. She connected me to you. Yeah. I mean, it's wonderful. I've been hearing so much about Eklavya's intervention, especially with Harshali being around, and finally getting to interact with everyone here. It's fantastic, and I hope to engage also in future. And if you need me anytime, you have my contact, so I'm available. And